कंपोजिट फंक्शंस के न्यूमेरिकल्स अब हम करते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। आई होप आप जानते हो, आपको हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर आपको क्लिक करना होगा। एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम खत्म कर चुके हैं और अब हम कैलकुलस कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट में जहां हमने हर एक चीज़ को पढ़ा है, हर एक चैप्टर को हमने देखा है, इसी तरीके से यही फिलॉसफी हम हर जगह फॉलो करेंगे। कहानी सिंपल सी है स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि आपको हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करवाते हैं, कंसेप्ट्स को सीख लेने के बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं। सारे कंसेप्ट जब हो जाते हैं तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ताकि हर वैरायटी के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स आपसे पूछते हैं इनका आपको एक्सपोजर मिले। और फाइनली हम JEE एडवांस में पूछे गए सारे उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। इस तरीके से एक मजबूत तैयारी आपकी हो रही है। आज देखते हैं कंपोजिट फंक्शंस में हमारे लिए किस तरह के कौन से और कैसे क्वेश्चंस अनफोल्ड होते हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से, उसने आपको एक फंक्शन दिया है g ऑफ x, ठीक है सर, और उसने बोला है f ऑफ g ऑफ x ये रहा, तो वो फंक्शन f ऑफ x निकालने को कह रहा है। तो सर कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, क्या कहानी रहेगी, ज़रा इस पर बात करते हैं। देखो, दो तरीके, f ऑफ g ऑफ x जो ये लिखा हुआ है, क्या इससे कुछ हिंट ली जा सकती है g ऑफ x को लेकर? अगर नहीं तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, बस सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखना। मैं f ऑफ g ऑफ x में अगर चीज़ें ढूंढूं तो मुझे नहीं पता सर ये क्या लिखा है, पर यहाँ g ऑफ x कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ सर लिखा तो है। तो देखो, मैं g ऑफ x की जो वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट एक्स यहाँ रखता हूँ, तो f ऑफ g ऑफ x में g ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस अंडर रूट एक्स में यहाँ रख ले रहा हूँ, है ना। और उससे और क्या कर ले रहे हैं, देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब मैं क्या करूं ताकि मुझे f ऑफ x मिल जाए? अब मैं क्या करूं ताकि मुझे f ऑफ x मिल जाए? अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं एक छोटी सी हिंट आपको देता हूं। यहाँ पे x चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए 1 प्लस अंडर रूट एक्स को लेट्स से k से मैं रिप्लेस करता हूँ। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसे k से रिप्लेस करूंगा तो मुझे f ऑफ k मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गौर से सुनना, मैं x की वैल्यू ढूंढता हूँ। तो अंडर रूट एक्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स होगा आपका k माइनस 1, यानी x अगर मुझे चाहिए, अगर x मुझे चाहिए तो x कितना होगा? x होगा आपका k माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में f ऑफ 1 प्लस अंडर रूट एक्स की जगह हमने क्या रखा? k, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है f ऑफ k इज इक्वल टू, ये कितना है? 3, लेट्स कीप इट दैट वे ओनली, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स क्या होगा? आई होप आप यहाँ से देख ही पा रहे हो कि अंडर रूट एक्स आपका जो निकल कर आ रहा था वो क्या था? k माइनस 1। सुन रहे हैं आप लोग? तो 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स को रिप्लेस किया k माइनस 1 से, सो दिस इज 2 टाइम्स कितना? k माइनस 1 प्लस x। नाउ व्हाट इज x? x इज योर k माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या अब आपको बातें समझ आ रही हैं? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ज़रूर होगा इसमें, देखेंगे कैसे। f ऑफ k को I'll कीप एज इट इज़, इसमें चेंजेस नहीं लाते हैं। 3 को एज इट इज़ रखते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2k माइनस 2। फिर क्या, इस वाले पार्ट को देखो, k माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? वो होगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। बातें समझ आ रही हैं कैसे हो रही हैं? ज़रा गौर से देखिए, कुछ चीज़ें आपको नोटिस करने में आएंगी, जैसे कि देखो 2k से 2k कैंसिल, और देखो सर 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, तो टेक्निकली मुझे मिल रहा है k स्क्वायर प्लस 2, है ना। ध्यान से सुनिएगा, f ऑफ k जो आया वो कितना आता है सर? k स्क्वायर प्लस 2। आप कुछ सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर f ऑफ k स्क्वायर प्लस 2 आता है, तो अगर मैं k को फाइनली x से रिप्लेस कर दूँ तो शैलाई से f ऑफ x आपका क्या आ जाएगा? आई होप आपको दिख रहा है सर, f ऑफ x आपका क्या होगा? वो होगा x स्क्वायर प्लस 2। तो बस यही आपका आंसर है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर आपको एक कंपोजिट फंक्शन और उसका एक कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन दे दिया जाए तो उससे उसके दूसरे अदर फंक्शन तक कैसे पहुंचा जाता है, उसकी प्रोसेस क्लियर है? कोई विशेष, कोई नई, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, पर आई होप आपको चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं। विद दैट अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, मेरा यकीन करिए। क्वेश्चन अभी फिलहाल बहुत ऐसे लग सकते हैं कि इनका क्या पॉइंट है सर, इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, पर मेरा यकीन करिए मैथमेटिक्स में
कई सारी जगहों पर आपको इससे डील करना पड़ेगा। आपको ऐसे दो अलग अलग फंक्शंस की पीस वाइज डेफिनेशन दे दी जाएगी और उनके कंपोजिट से आपको डील करके कुछ ना कुछ वो क्रिएट करवा रहा होगा, तो उन पर अब हम बात करेंगे। और ऑफ कोर्स वो उसकी डोमेन और रेंज भी हमसे पूछ रहे हैं, क्या बनवा रहा है पहले उस पर बात करते हैं। देखो वो बोल रहा है आप मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताओ। सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में बता दूंगा, आप मुझे एफ ऑफ एक्स बताओ। तो एफ ऑफ एक्स क्या है पहले वो समझते हैं। एफ ऑफ एक्स से ही आप चीज़ें बना लेंगे, मेरा यकीन करिए। एफ ऑफ एक्स को जब मैं ढूंढने चला तो एफ ऑफ एक्स कहता है कि मैं कुछ इस तरीके से बिहेव करता हूँ। मैं किस तरीके से बिहेव करता हूँ, मैं होता हूँ एक्स प्लस वन जब जब एक्स क्या होता है नेगेटिव, सुनते जाइएगा। एंड ऑफ कोर्स मैं होता हूँ एक्स स्क्वायर, मेरी डेफिनेशन होती है एक्स स्क्वायर जब जब एक्स जो होता है, जब जब एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सर मुझे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए था, आप तो एफ ऑफ एक्स लिख रहे हो। तो सारी कहानी का एक सिंपल सा हल, जहाँ 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 एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ जी ऑफ एक्स लिख दीजिए। सुन रहे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हो, क्योंकि हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, हम ढूंढना चाह रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सुन रहे हो क्या आप लोग? तो हमने एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करना शुरू किया, तो मैंने यहाँ भी जी ऑफ एक्स लिख दिया, है ना। सिमिलरली हमने यहाँ भी जी ऑफ एक्स लिख दिया। सुन रहे हो आप लोग? सिमिलरली हमने यहाँ भी आपका जी ऑफ एक्स लिख दिया, मतलब ये क्या बन जाएगा जी स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी जी एक्स लिख दिया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई परेशानी? आई होप नहीं है, आई होप चीज़ें दिख रही हैं। पर अभी बस अब ये मत कहना कि सर सिर्फ जी एक्स अब रिप्लेस करने से बात बन जाएगी। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट शुरू होता है जो आपको ध्यान से समझना ज़रूरी है। अब आप समझो बात को, बहुत ध्यान से समझना। जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? सर जी ऑफ एक्स ने भी अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ा है, जी ऑफ एक्स ने भी अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ा है। तो यहाँ भी जी ऑफ एक्स के वो दो हिस्से होंगे, यहाँ भी जी ऑफ एक्स के दो हिस्से होंगे। इट्स लाइक एफ ऑफ एक्स के दो हिस्से थे और हर दो हिस्सों में, मतलब जब हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला तो उसके दो हिस्से हुए, पर उनके हर हिस्से में जी एक्स था जिसके खुद के अपने दो हिस्से और हैं। तो अब इनके दो दो हिस्से और होंगे, मतलब टोटल 4 डेफिनेशंस मुझे दिखेंगे। फिर जो भी हटना कटना छटना है वो हटाएंगे, पर पहले तो ये बातें आपको समझ आ रही हैं क्या? अब गौर से सुनना है, ये थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट है। देखो जी ऑफ एक्स की दो डेफिनेशंस है। जी ऑफ एक्स की पहली डेफिनेशन एक्स क्यूब है, ठीक है सर। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, अच्छा मुझे इसी जी ऑफ एक्स प्लस वन की एक बार और ज़रूरत लगेगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स जो होगा वो आपका लेस देन 0 होगा, और इसी तरीके से ये जो है आपका जी स्क्वायर एक्स, इसकी भी मुझे आवश्यकता लगेगी। ऑफ कोर्स जी ऑफ एक्स तब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैं एक बार इस जी ऑफ एक्स प्लस वन में ये वाली डेफिनेशन और एक बार ये वाली डेफिनेशन, सेम जी स्क्वायर एक्स में भी एक बार ये डेफिनेशन और दूसरे में ये दूसरी डेफिनेशन ट्राई करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलो पहले ट्राई किया, क्या जी ऑफ एक्स की पहली डेफिनेशन क्या है सर, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब यहाँ ट्राई कर देते हैं, तो जी ऑफ एक्स की जगह क्या रख देता हूँ, एक्स क्यूब। जब आप एक्स क्यूब रख रहे हो तो उसके साथ मुझे एक और कंडीशन क्या फॉलो करवानी है कि सर भूलना मत, एक्स आपका 1 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, जी ऑफ एक्स की जगह एक जगह और एक्स क्यूब रख देता हूँ, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स की पावर 6। आई होप समझ पा रहे हो, एक्स क्यूब का स्क्वायर 3 × 2 6। और यहाँ पर भी आपका जो एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, लेस देन 1। दोनों बातें होनी चाहिए ना, ये कुछ कह रहा है ये कुछ कह रहा है, तो दोनों कहाँ खुश हैं मुझे वहाँ देखनी है चीज़ें। आई होप आपको डेफिनेशन बनती हुई दिख रही है। सिमिलरली जी ऑफ एक्स की एक और डेफिनेशन थी 2x - 1, वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ जी एक्स की जगह क्या रख देता हूँ मैं, यहाँ जी एक्स की जगह रख देता हूँ मैं 2x - 1, है ना। ये कब है सर, जब आपका x जो है, जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सिमिलरली gx की डेफिनेशन क्या है, 2x - 1। gx की डेफिनेशन है 2x - 1, तो उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो 2x - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 2x - 1 कब लेना है सर, जब आपका x जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बहुत मेजडअप तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस क्लियर हो रही कि चीज़ें कैसे सोचनी है? थोड़ी सी कहानी और बाकी। सर gx लेस देन 0 है का क्या मतलब है? अरे भाई gx क्या लिया है आपने, gx क्या लिया है सर, gx लिया है x क्यूब, gx आपने क्या लिया है, x क्यूब। तो gx नेगेटिव होने का मतलब है आपका क्या नेगेटिव होना, आपका x क्यूब नेगेटिव होना। आप सुन रहे हो क्या? आई होप कंफ्यूजन नहीं है। सर gx के नेगेटिव होने का मतलब, अरे gx आपने क्या लिया है, gx आपने लिया है 2x - 1। तो टेक्निकली आपका यहाँ पर वो कहना चाह रहा है क्या नेगेटिव हो, आपका 2x - 1। आई होप आपको बातें समझ आ रही है, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करें।
जी एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना, जी एक्स क्या लिया था आपने, एक्स क्यूब लिया था, तो यहाँ पर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना, एक्स क्यूब का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना। और यहाँ पर भी मैं जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने की बात करूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ 2x माइनस 1 की। आई होप आपको डेफिनेशन वाइज चीज़ें समझ आती चली जा रही हैं और आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। इसमें किसी भी स्टेप में कोई परेशानी, आई होप हम काफ़ी हद तक सॉर्टेड हैं, बस थोड़े से और सिंप्लीफिकेशंस कर लें तो बात हमारी सुलझ जाएगी, है ना। ये एक्स क्यूब प्लस वन है, इससे नहीं छेड़ते, 2x माइनस वन प्लस वन, इसे अगर मैं थोड़ा और साफ करके लिखना चाहूँ तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, इसे मैं लिख दूंगा 2x, एक्स की पावर 6 को भी नहीं छेड़ते हैं, और इसे आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दो, पर मुझे ये भी परिभाषा अच्छी लग रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। अब क्या, अब ज़रा इससे थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सॉर्ट आउट करता हूँ एक एक करके। मैं इस वाले पार्ट से शुरू करता हूँ। देखो कोई कह रहा है एक्स क्यूब नेगेटिव है, आप एक्स क्यूब का ग्राफ देखो ना, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है सर, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है तो एक्स क्यूब जब नेगेटिव होता है ना तब एक्स भी नेगेटिव होता है। तो टेक्निकली कोई कहे अगर कि एक्स क्यूब नेगेटिव है तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक्स क्या है, नेगेटिव। और सिमिलरली कोई कह रहा है एक्स क्यूब जीरो या जीरो से बड़ा है, मतलब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है। एक्स क्यूब और एक्स फंक्शन का बिहेवियर एग्जैक्ट सेम है, सुन रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से हमने थोड़ा और चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, मैं थोड़ा और सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ सर। यहाँ से देखो, इस वन को उधर लेकर गया, 2x माइनस वन का जीरो से छोटे होने का मतलब है कि 2x का 1 से छोटा होना, यानी x का 1/2 से छोटा होना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x इज लेस देन 1/2, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x इज लेस देन 1/2। आई होप हम लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है भाई, कुछ गलत तो हमने नहीं लिखा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं और आगे आपसे बात बढ़ाना चाहूँ और समझना चाहूँ, बाय द वे यहाँ इक्वल साइन भी लगा हुआ था क्या, बस मैं उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। इक्वल साइन नहीं लगा हुआ था, तो इक्वल साइन क्यों नहीं लगा हुआ है, बस मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि ये आपका लेस देन और ये है लेस देन, तो ये लेस देन आपका जीरो है, तो बिल्कुल लेस देन में इक्वल साइन नहीं लगा है, तो ऑफकोर्स वो आपका x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा। इसी तरीके से इसमें अगर बात करूँ तो दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आएगा, तो वहाँ लेस देन ही होगा। आई होप आपको अब चीज़ें दिख रही हैं। अब मुझे इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, एक एक करके करते हैं। आपको डेफिनेशन समझ आ रही है कि हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तक कैसे पहुंच रहे हैं, गौर से सुनना। यहीं से शुरू करते हैं, है ना। देखो ये कह रहा है एक्स 0 से छोटा है, ये कह रहा है एक्स 1 से छोटा है। ज़्यादा अच्छी बात कौन कह रहा है, नहीं समझ आता है कुछ मत सोचो, ऐसे देखो, कहीं 0 होगा कहीं 1 होगा। एक ने कहा मैं 0 से छोटा हूँ, एक ने कहा मैं 1 से छोटा हूँ, दोनों कहाँ खुश हैं 0 से छोटे होने पर। तो ज़्यादा अच्छी बात कौन कह रहा है, जब x कह रहा है कि मैं 0 से छोटा हूँ, तो x का 0 से छोटा और x का 1 से छोटे होने में ज़्यादा स्पष्ट बात है x का 0 से छोटा होना। कोई परेशानी, इसको तोड़ते हैं। अब इसने क्या कहा सुनना, इस बात में समस्या समझना। इस बात में समस्या ये है कि कहीं ना कहीं 1/2 होगा और कहीं ना कहीं 1 होगा। एक ने कहा कि x ना 1/2 से छोटा है और एक ने कहा x 1 या 1 से बड़ा है। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? आप देखो ना, एक कह रहा है x 1/2 के इक्वल या उससे छोटा है और एक कह रहा है x 1 या 1 से बड़ा है। एक इधर ले जा रहा है, एक इधर ले जा रहा है। क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू है जो दोनों को खुश कर रही है? देखो ना, बीच में बहुत बड़ा गैप है, ये हमेशा उसके इधर है, हमेशा उसके उधर है, दोनों बीच में आना ही नहीं चाह रहे हैं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। मतलब x की कोई भी वैल्यू मुझे ऐसी नहीं मिल रही है जिस पर ये डेफिनेशन हो, तो मैं इस डेफिनेशन को ही डिस्कार्ड कर दूंगा। क्या आपको बात समझ आई? वो डेफिनेशन क्यों हटा दी? क्योंकि x की कोई वैल्यू ही नहीं थी ना जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इस डेफिनेशन को लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अब क्या सर, ये कह रहा है x 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है, ये कह रहा है x 1 से छोटा है। आप सुन रहे हो? अगर मैं फिर से लिखूं आपके सामने तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 है। कोई कहता है मैं 0 के इक्वल या उससे बड़ा हूँ और ये कह रहा है मैं 1 से हमेशा छोटा हूँ। दोनों में इंटरसेक्शन दिख रहा है, कौन सा सर? 0 से 1 के बीच का हिस्सा जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी बात को लिखने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि x जो है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, और जब ऐसा है तो परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है x टू द पावर 6। तो मैं इसको उठाकर यहाँ से थोड़ा और रिफाइन करके लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू, कोई कंसर्न? आई होप नहीं है। चीज़ें आप देख पा रहे हो कैसे हो रही हैं और आपको चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से समझ आ रही हैं, और कैसे इन क्वेश्चंस को करना है आप ये भी सेंस डेवलप कर पा रहे हो। इस बात पर बात करी जाए तो क्या कहना है सर आपका? मेरा कहना है फिर से वही बात, ये कह रहा है मैं 1/2 के इक्वल या इससे बड़ा हूँ, ये कह रहा है मैं 1 के इक्वल या इससे बड़ा हूँ। तो ज़्यादा बेहतर परिभाषा किसकी है?
नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ देखना सीखिए। ये है 1/2 और ये है 1। एक कह रहा है मैं 1/2 के इक्वल या इससे बड़ा हूँ, एक कह रहा है मैं 1 के इक्वल या इससे बड़ा हूँ। तो ज़्यादा स्पष्ट परिभाषा किसकी है? आप खुद जान पा रहे हैं सर, ज़्यादा स्पष्ट परिभाषा है दोनों का इंटरसेक्शन, तो 1 के इक्वल या उससे बड़ा होना। तो मैं इसी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या लिखूंगा कि 1 के इक्वल या उससे बड़ा होना, है ना, 1 के इक्वल या उससे बड़ा होना, हम ये इसको फाइनली लिखेंगे। और ये कौन सी परिभाषा है? ये है 2x - 1 का होल स्क्वायर। मुझे ऑनेस्टली आप ये बताइए, क्या सबसे पहले तो हमने f ऑफ g ऑफ x की जो ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, क्या ये पूरी परिभाषा आपको समझ आ रही है? अब अगली बात निकल कर आ रही है इसकी डोमेन और रेंज। आप मुझे बताइए, आप खुद सोचो, डोमेन तो शायद निकाल चुके हैं सर हम। आप देखो ना, x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, x की वैल्यूज़ 0 से 1 के बीच, x की वैल्यूज़ 1 से बड़ी होने पर, तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी हद तक इसकी डोमेन को लेकर सॉर्टेड हूँ। आप भी देखो, क्यूबिक फंक्शन है, चलेगा, पावर 6 है, एलजेब्रा है, चलेगा, पावर एक क्वाड्रेटिक है जो कि मेरे ख्याल से चलेगा, मतलब सॉर्टेड है हम डोमेन को लेकर परेशानी में नहीं है। मतलब मैं कहूँगा डोमेन तो साफ तौर पर दिख रही है सर, आपके सारे रियल नंबर्स, तो डोमेन हमारी सॉर्टेड है। रेंज को लेकर थोड़ा मसला हो सकता है, तो रेंज को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट, अगर मैं रेंज निकालना चाह रहा हूँ तो पहले इस वाले पार्ट के लिए देखते हैं। आप मुझे बताएं x³ + 1 का बिहेवियर कैसा होगा। तो थोड़ा सा मैं ग्राफ्स को यूज़ करना चाहूँगा, ध्यान से देखना, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक बात बताओ, x³ कैसा होता है, ध्यान से सोचना। अगर मैं x की नेगेटिव वैल्यूज़ लेता हूँ तो आप मुझे बताइए x³ कैसा होता है। सर x³ भी नेगेटिव होता है। अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ, अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ तो क्या होगा, x³ + 1 हमेशा 1 से छोटा होगा। तो ये वाला पार्ट हम निकाल पाए कि x³ + 1 वाला जो पार्ट है वो हमेशा 1 से छोटा है, और ऑफ कोर्स -∞ तक जा रहा होगा क्योंकि x भी आपका -∞ तक जा रहा है। दूसरे जोन में बात करते हैं। दूसरा जोन क्या है सर? जब आपका x 0 से 1 के बीच है। जब आपका x कैसा है सर? जब आपका x जो है वो 0 से 1 के बीच है, तब आपकी डेफिनेशन क्या है? तब आपकी डेफिनेशन है x की पावर 6। आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, जब x 0 से 1 के बीच होगा तो क्या आप ये नहीं जानते कि x की पावर 6 भी 0 से 1 के बीच होगी? आप देखो ना, 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ की पावर अगर मैं 6 करूँगा तो वो पावर 0 से 1 के बीच ही लेकर आपको जाएगी। तो शैला से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका फंक्शन यहाँ पर हमेशा 1 से छोटा और यहाँ पर हमेशा 0 से 1 के बीच हो रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को लेकर? कुछ परेशानी, कोई इशू? आई होप ये x³ + 1 ही है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी यहाँ दिख रही है कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। बस इस वाले पार्ट को मैं क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ कि x³ + 1 कैसे आया था। आई थिंक हमने f ऑफ g ऑफ x बनाया है, तो हमने पहले क्या लिखा था, f ऑफ g ऑफ x, यानी ये क्या बन गया था आपका g ऑफ x + 1, तो ये x³ + 1 ही था। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, x³ आपका जो है, x³ जो है आपका अगर हमेशा 0 से छोटा है, क्योंकि x आपका 0 से छोटा है, दोनों तरफ 1 ऐड किया तो हमेशा 1 से छोटा होगा, स्वाभाविक सी बात है, और x की पावर 6 आपका 0 से 1 के बीच होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या निकल कर आ रहा है सर? गौर से सुनिएगा। अब मैं इस वाली बात पर आ रहा हूँ, 2x - 1 का स्क्वायर आपका कैसे बिहेव करेगा? x की वैल्यूज़ कैसी हैं? अब हमेशा 1 और 1 से बड़ी हैं। पहले 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज़ से पहले मैं इस स्टेटमेंट को देखकर कुछ चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जो आपका 2x - 1 है, 0 कब होता है? सर ये x की वैल्यू 1/2 पर 0 होता है। मतलब आप समझ पा रहे हो, ये जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, x की वैल्यू 1/2 का मतलब क्या? ये एक अपवर्ड फेसिंग ऐसा पैराबोला बनेगा जो x की वैल्यू 1/2 पर इस तरीके से 0 हो जा रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ही तो है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, क्योंकि इसके इक्वल और रियल रूट्स हैं, इसके जो दोनों रूट्स हैं वो सेम ही हैं। क्या? 1/2। आप देख पा रहे हो क्या? मतलब x की वैल्यू 1/2 पर ही x एक्सिस को टच करेगा, बाकी सारे केसेस में हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझो प्लीज़, इस बात को समझो। आपके x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 4। तो अगर x² का कोफिशिएंट 4 पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ही तो बनेगा। क्या एक बेसिक आइडिया आपको समझ आ रहा है? लेकिन x की वैल्यू हमेशा 1 और 1 से बड़ी है। देखो आप, ये 1/2 है तो 1/2 से आगे ही कहीं 1 होगा, तो 1 पर ये कोई ना कोई इसकी एक वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। तो 1 पर आप इसकी वैल्यू पता कर लो, और हमेशा ये 1 से आगे इन्फिनिटी तक ही जाने वाला है, अगर आप देख पा रहे हो तो। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है? आराम से पता की जा सकती है। सर 1 रखा है x की जगह, तो 1 × 2 2, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, और उसके बाद तो ये बढ़ता ही चला जा रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो। 1 के बाद अब मैं जब x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ आपका उठते ही चला जा रहा है, और ये ग्राफ आपकी हमेशा
बड़ी वैल्यू 1 से लेते चले जा रहा है। आप समझ पा रहे हो क्या? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो कर्व है 2x माइनस 1, ये x की 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए उठता चला गया और कहाँ तक गया भाई? ये जब आपकी x की वैल्यूज़ कैसी थी? हमेशा 1 से बड़ी थी। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 2x माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो भी हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। कब? x की 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। तो आप ज़रा गौर से देखो इन वैल्यूज़ को, ज़रा गौर से देखो इन वैल्यूज़ को जो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक तो ये वाली वैल्यू देखो ज़रा ध्यान से, एक ही वाली वैल्यू देखो और एक ही वाली वैल्यू। मैंने क्या किया, मैंने इसके डोमेन में इसके फंक्शन की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इसकी रेंज को देखा कि ये फंक्शन क्या क्या वैल्यूज़ लेता है। और जब मैंने इसे गौर से देखा तो मुझे समझ आ रहा है सर ये फंक्शन 1 से छोटी मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक सारी वैल्यूज़ ले रहा है, 0 से 1 जो कि हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, और 1 और 1 से बड़ी मतलब 1 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ ले रहा है। क्या कोई ऐसी वैल्यू जो नहीं ले रहा है? अब देखो ना, यहाँ पर सर 1 नहीं ले रहा था, यहाँ पर ये 1 नहीं ले रहा था, पर यहाँ पर ले लेगा क्योंकि x जो है आपका ये इस केस में 1 ले रहा है। तो यहाँ तक 1 नहीं लिया, पर इसने बोला मैं 1 लूँगा और इसने 1 लेकर 1 से इन्फिनिटी तक बात पहुँचा दी। तो हम पूरे रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स इसकी और इसकी हेल्प से अटेन कर सकते हैं। मतलब बहुत साधारण सा ये क्वेश्चन बन गया है हमारे लिए कि चाहे डोमेन हो या रेंज, दोनों ही आपके सारे रियल नंबर्स होंगे। पहला स्टेटमेंट, क्या इसे और इसे देखकर आप कंपोजिट फंक्शंस डिफाइन करना सीख पा रहे हो? दूसरा, इनके डोमेन और इनकी रेंज के कंसेप्ट को लेकर शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अब आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि डोमेन और रेंज से कैसे डील किया जाता है। अगर आपको क्लैरिटी हो रही है डेवलप कंपोजिट फंक्शंस पर एक अच्छे तरीके से, तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। वैसा ही एक क्वेश्चन है, बट ऑफ कोर्स मैं आपको और बेहतर क्लैरिटी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझ कर चलें, है ना। फिर वही बात, कैसे सोचेंगे? आई होप अब आपको प्रोसेस क्लियर है, बस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखकर चलेगा। सर पहले तो आप लिख लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको चाहिए ना, तो मैं काम करता हूँ एफ ऑफ एक्स बनाता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है सर? ये है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1। कब कब? जब आपका एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। और ये क्या है? 2x प्लस 1। कब जब आपका x क्या है भाई? 1 से 2 के बीच में। क्या इतनी आप मेरी बात सुन रहे हैं? सर ये तो आपने एफ ऑफ एक्स लिख दिया तो क्वेश्चन ही कॉपी कर दिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ? बस क्रॉस चेक कर ले कि क्वेश्चन कॉपी भी किया है तो ठीक से किया है ना। बिल्कुल क्या है फ़ायदा जनाब, ये हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स में मुझे एफ ऑफ जी एक्स में इंटरेस्ट है, मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो मैं एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूँ? जी ऑफ एक्स। एंड द मोमेंट आई डिसाइड टू डू दैट, जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? जी एक्स। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे? gx। आई होप आपको ये बात पता है भली भांति और बहुत अच्छे से, है ना। जहाँ भी x दिखे वहाँ क्या रख दो भाई? gx। तो अब हमने f ऑफ x से f ऑफ g ऑफ x बनाने की तरफ अपना अगला कदम रख दिया है। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? आई होप आप सब ये बात जानते हैं। अब क्या करना है सर? अब हमने g ऑफ x रख लिया है तो मुझे g ऑफ x की डेफिनेशन को यूज़ करना चाहिए। तो मैं g ऑफ x की अब डेफिनेशन यूज़ करूँगा, कोई परेशानी तो नहीं है। g ऑफ x की दोनों डेफिनेशन है, तो इस केस में भी दोनों डेफिनेशन और इस केस में भी दोनों डेफिनेशन, तो दोनों केसेस दो बार लिख लेता हूँ। ये क्या बन जा रहा है आपका? g ऑफ x प्लस 1। कब? जब आपका g ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है। और ये क्या है? 2 टाइम्स g ऑफ x प्लस 1। कब? जब आपका g ऑफ x क्या है? 1 से 2 के बीच में। सुन रहे हैं आप लोग? अब शुरू करते हैं हम अपना असली काम। क्या? g ऑफ x की डेफिनेशन एक्स स्क्वायर और x प्लस 2 रखते हैं, है ना। तो g ऑफ x की पहली डेफिनेशन क्या रख लेता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ क्या रख लेता हूँ? x प्लस 2, है ना। तो यहाँ मैंने रखा एक्स स्क्वायर और यहाँ रखा x प्लस 2। जब आपने डेफिनेशंस रखी हैं सर, तो प्लीज़ याद रखिएगा आपको एक्स स्क्वायर कब रखना है? जब आपका x माइनस 1 से 2 के बीच हो। कब रखना है भाई? जब आपका x जो है वो माइनस 1 से 2 के बीच हो। अच्छा, x प्लस 2 कब रखना है सर? जब आपका x जो है वो 2 से 3 के बीच हो। सुन रहे हैं आप लोग? आई होप कंफ्यूजिंग नहीं है बातें। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिएगा 2 टाइम्स g ऑफ x, तो g ऑफ x की जगह हम क्या रखेंगे भाई? g ऑफ x की जगह मैं रखूँगा कितना भाई? एक्स स्क्वायर। और इस बार g ऑफ x की जगह मैं क्या रखूँगा? ये 2 टाइम्स g ऑफ x ही है, तो मैं क्या रखूँगा? g ऑफ x की जगह x प्लस 2, है ना। और वो क्या था? 2 टाइम्स x प्लस 1 आई बिलीव, है ना।
वो कितना था 2 टाइम्स x प्लस 1, 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस 1 था, तो उसकी जगह हमने जी ऑफ एक्स की जगह क्या रखा, जी ऑफ एक्स की जगह हमने रखा x प्लस 2। फिर वही कहानी, इस बार दोबारा हम अपने डोमेन को रिफाइन करेंगे। याद है आप सभी को, यहाँ पर x जो है आपका एक्स स्क्वायर है, तो x क्या होगा भाई आपका -1 से 2 तक, और जब आपका g ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 है तो x क्या रहेगा भाई आपका 2 से 3 तक। यहाँ तक जो भी सब कुछ हमने किया उसमें कोई परेशानी? थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन का स्कोप मुझे दिख रहा है, याद करिए। सिंपल सी बात, जब आप, सिंपल सी बात गौर से सुनिएगा, जब आप g ऑफ x को लेते हैं क्या, जब आप g ऑफ x को क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो शुड आई नॉट रिप्लेस दिस g ऑफ x ऑल्सो बाय एक्स स्क्वायर? यस, तो ये g ऑफ x विल गेट रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, इस g ऑफ x के बारे में क्या ख्याल है? इस बार g ऑफ x हमने क्या लिया, x प्लस 2, सो दिस g ऑफ x विल गेट रिप्लेस्ड बाय x प्लस 2। आई होप नन ऑफ यू इज गेटिंग कन्फ्यूज्ड और चीज़ें सिस्टमैटिकली आपके ब्रेन में डाइजेस्ट हो रही हैं। यहाँ पर अगेन g ऑफ x आपने जो लिया है वो क्या लिया है सर, एक्स स्क्वायर। आई शैल बी रिप्लेसिंग दिस g ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये g ऑफ x क्या बन जाना है सर, ये बन जाना तय है आपका एक्स स्क्वायर। गौर से सुनिएगा, सारी इनइक्वालिटी से खेल लेंगे आप अभी इस क्वेश्चन में। फिर क्या, g ऑफ x आपने यहाँ रिप्लेस किया है x प्लस 2, तो यहाँ पर आप g ऑफ x को रिप्लेस करिए x प्लस 2 से, है ना। तो यहाँ पर हमें रिप्लेस करना होगा इसे किससे, x प्लस 2 से ऑफ कोर्स। और ये किसके किसके बीच में है, ये आपके आई थिंक 1 और 2 के बीच में। यहाँ तक कोई परेशानी? इनसे क्या निचोड़ निष्कर्ष निकलेगा वो हम निकालेंगे, पर पहले इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। बिल्कुल करिए सर। तो पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मत छेड़ो, पर x प्लस 2 प्लस 1 को क्या मैं चाहूँ तो x प्लस 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल खुशी खुशी लिखिए सर। 2x स्क्वायर प्लस 1 को कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा साफ तौर पर लिख देता हूँ, कितना 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा स्कोप है। क्या स्कोप है, ध्यान से देखिएगा सर। ये बन रहा है 2x प्लस 4 प्लस 1, यानी 2x प्लस 5। तो इससे मैं थोड़ा सा रीराइट अगर करूँ तो ये बन जा रहा है आपका 2x प्लस 5। ये डेफिनेशंस तो ठीक है सर, पर समस्या ये है, समस्या ये है, मैं इस समस्या को थोड़ा ठीक करना चाह रहा हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है, एक्स स्क्वायर अगर 1 या 1 से छोटा है, तो क्या आपको याद है एक्स आपका हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स आपका हमेशा, अगर भूल रहे हो तो मैं एक बार आखिरी बार फाइनल बार बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार हम ये बातें डिस्कस नहीं करेंगे। आपने इस रिजल्ट पर और इस रिजल्ट पर कई दफ़ा डिस्कशन किया है। खैर एनीवे, मैं पहले इस रिजल्ट पर आपसे बात कर लेता हूँ। इस 2 को उधर शिफ्ट किया तो 1 माइनस 2 कितना हो जाता है, -1, है ना। तो एक्स क्या हो जाता है आपका, एक्स आपका -1 से छोटा हो जाता है। तो ये तो कंक्लूजन क्लियर है सर, एक्स जो है आपका -1 से छोटा हो जा रहा है। सॉर्टेड है कहानी। सिमिलरली यहाँ पर भी तीनों तरफ -2 किया, जैसे ही -2 किया तो -1 और 0, तो x जो होगा आपका -1 से 0 के बीच में होगा, है ना। यहाँ से मैं x को क्या लिखूँगा, -1 से कहाँ तक, आई एम रियली सॉरी, -1 पे इक्वल साइन नहीं आएगा, है ना, -1 से 0 तक। आप सुन रहे हैं, ये कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अब ट्रिकी पार्ट है ये, जो आप मेरा ख्याल है अच्छे से जानते हैं सोचना। हमने डिस्कस किया है ना स्टूडेंट्स की मॉड और स्क्वायर एक जैसे बिहेव करते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि एक्स स्क्वायर आपका 1 से छोटा है, तो एक्स आपका -1 से 1 के बीच होगा। याद है आपको ये बात? ऐसे नहीं दिख रहा है तो ऐसे सोचो, 1 को इधर लाए तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर -1। आप उसे लिख सकते हो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1। फिर अपनी वी कर्व मैथड से आप कहोगे -1 से 1 के बीच ही लाई करेगा, और इक्वल साइन लगाए तो -1 और 1 इंक्लूड करेंगे। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एक्स जो है आपका वो -1 से 1 के बीच लाई करेगा। इस केस में आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक ओपिनियन बहुत सुलझा हुआ है। यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। कैसे केसेस? 1 से 2 के बीच में अगर एक्स स्क्वायर को लाई करवाना है तो याद करो स्टूडेंट्स, इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व कर लो। मैं एक अलग तरीके से बता देता हूँ, पर अगली बार से जब भी ऐसा कुछ दिखेगा आप उसे फाइनली एक स्टेप में लिख दोगे, हर बार ऐसे मेहनत नहीं करोगे, है ना। ये क्या कह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी ही स्पष्ट सी बात, कि एक्स स्क्वायर जो है आपका वो 1 से बड़ा लेकिन 2 के छोटा है ना। यही कह रहा है मेरे ख्याल से, एक्स स्क्वायर आपका 1 से बड़ा और 2 के एक वजह से छोटा है। 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो। एक पार्ट क्या बन जा रहा है, एक्स स्क्वायर आपका 1 से बड़ा है, और दूसरा पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर आपका 2 से छोटा है ना। इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर -1 आपका 1 से बड़ा है, और दूसरा पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर आपका। आई होप आपको क्लिक कर रहा है। ये बात अभी जस्ट हमने डिस्कस की, मेरे ख्याल से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इससे क्या कंक्लूजन लेकर आते हैं, गौर से सुनिएगा।
इससे कंक्लूजन स्पष्ट हमारे ये आता है कि एक्स स्क्वायर जो आपका अगर √2 के इक्वल या उससे छोटा है तो x आपका हमेशा मतलब एक्स स्क्वायर आपका 2 के इक्वल या उससे छोटा है तो x आपका प्लस माइनस √2 वाले जोन में लाई करेगा, है ना। इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर आपका 1 से बड़ा है तो हम ये बात जानते हैं x जो होगा वो 1 से बड़ा और -1 से छोटा होगा। यहाँ से मैं कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि वापस प्लस माइनस 1 बनेंगे बट पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा कि सर x जो है आपका, है ना, इसमें क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि x जो है आपका वो क्या हो, या तो 1 से बड़ा हो या फिर x जो है वो आपका -1 से छोटा। तो एक कंडीशन तो ये आ रही है और एक ही आ रही है और इनका मैं क्या लूँगा, इंटरसेक्शन, है ना। तो याद करो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, -√2 और √2, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं आपका -1 होगा। ये कह रहा है -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा, और ये कह रहा है -√2 से √2 के बीच में। क्या आपको दिख रहा है, आपका स्पष्ट आंसर दिख रहा है, -√2 से -1 और 1 से √2, और -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है। यही बात यहाँ पर मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कंक्लूजन आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, इस बात का जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो क्या आएगा वो मैं लिखना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इस बात का जो कंक्लूजन है, इसका जो एंड आप ले रहे हो, किसके साथ ले रहे हो, यहाँ पर x जो आपका आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -√2 से कहाँ तक, आई होप कहाँ तक, 1 तक, है ना। बट -√2 पर आपने कौन सा ब्रैकेट लगाया है भाई, क्लोज्ड। या फिर आप क्या ले रहे हो सर, आप ले रहे हो ये -1 है ना, 1 से कहाँ तक, √2 तक, इस पे आपका कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड। या तो x इनको बिलोंग करेगा, या तो x इनको बिलोंग करेगा या फिर इनको, मतलब सॉरी, या x इनको बिलोंग करेगा एंड इसको भी बिलोंग करेगा। इनका हम क्या ले रहे होंगे, इंटरसेक्शन। तो अब इन चारों इनइक्वालिटीज पर हमें काम करना है एक एक करके। इस डेफिनेशन को भी नहीं छेड़ते, इसे टच नहीं करते, इन्हें ऐसे ही रहने देते। अब एक एक करके इन्हें एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट देखो ध्यान से, दिखना चाहिए, मतलब ये कह रहा है x जो है वो -1 से 1 के बीच है, ये कह रहा है -1 से 2 के बीच में। स्पेसिफिक कौन है ज़्यादा, कॉमन पार्ट आई थिंक -1 से 1 के बीच। आपको दिख रहा है ना, ये 2 तक जाएगा, ये 1 पर ही रुक जाएगा। तो -1 से ये 1 तक है, लेकिन ये -1 से 2 तक है, तो कॉमन क्या है, आई थिंक 1 तक। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, x जो है वो -1 से 1 तक है। आपको दिख रहा है क्या, आगे बढ़ो। देखो प्रॉब्लम, ये x को 2 से 3 पर रोक रहा है उस तरफ 0 के, और ये x को -1 से छोटा कर रहा है 0 के लेफ्ट हैंड साइड। क्या कुछ भी इंटरसेक्शन है, कुछ भी कॉमन है? अब देखो ना, ये 2 से 3 बोल रहा है कि x 2 से 3 के बीच में ही रहेगा, और इधर ये कर रहा है -1 से छोटा होगा, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो मैं कहूँगा ये तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर, ये डेफिनेशन तो बनेगी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई x है ही नहीं जो इन दोनों बातों को खुश रख पाए। इस वाली बात को गौर से देखना, यहाँ पे आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। इसने बोला मैं -1 से 2 के बीच सब ले सकता हूँ, मैं -1 को इंक्लूड करते हुए -1 से 2 के बीच सब कुछ ले सकता हूँ। मैंने मान लिया, अच्छी बात है आपकी। अब देखो मैं इन दोनों बातों का कंक्लूजन आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कह रहा है -1 से 2, मतलब देखो यहाँ कहीं -1 होगा और यहाँ कहीं लेट्स से 2 होगा, तो ये -1 से 2 के बीच सारी वैल्यूज़ ले रहा है इस तरीके से। अब मैं इससे पूछता हूँ कि आप क्या कह रहे थे भाई, ये कह रहा था -√2 यहाँ कहीं होगा, ये कह रहा था -√2 से आप -1 तक ले लेना। प्रॉब्लम समझ आई क्या? दूसरी बात, आप 1 से यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं √2 होगा, आप 1 से √2 तक वैल्यूज़ ले लेना। आप मुझे बताओ कॉमन पार्ट कहाँ है? सर यहाँ ये -1 कॉमन होते होते रह गया, क्योंकि इसने लेने से मना कर दिया। आगे कॉमन ढूंढना तो 1 से √2 वाला जोन मिल रहा है, आपको दिख रहा है क्या? तो मैं कौन सा जोन लूँगा, 1 से √2। ऑफ कोर्स √2 इंक्लूड होगा, 1 एक्सक्लूड होगा, तो ये आपका x का जोन आएगा कौन सा, 1 से √2 वाला। और इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, है ना। तो x जो होगा आपका 1 से √2 तक होगा। आप सुन रहे हैं क्या, ये बात जो आपके सामने लिखी गई है। और उस केस में डेफिनेशन है आपकी 2x² + 1, इसे थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये डेफिनेशन क्या है, 2x² + 1। डू यू ऑल गेट दैट? आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि चीज़ें कैसे सोचनी हैं, चीज़ें कैसे करनी हैं, और कंपोजिट फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करना है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ध्यान से देखिएगा भाई, सीधा सीधा से दिख रहा है। ये कह रहा है मैं -1 से 0 तक हूँ, और ये कह रहा है मैं 2 से 3 तक हूँ। गड़बड़ दिख रही है क्या आपको? मैं फिर से कह देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है मैं -1 से 0 तक हूँ, मतलब ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड है, बस एक 0 ही है उसमें।
ये कह रहा है मैं 2 से 3 तक हूँ, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं कहूँगा जब x की वैल्यू ही नहीं मिल रही है तो उसकी डेफिनेशन का क्या है मतलब। तो आपका ये फंक्शन इस तरीके से ये एक बिहेवियर, एक पैटर्न दिखा रहा है। कैसा सर? -1 से 1 तक ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और 1 से अंडर रूट तक ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या एक स्पष्ट f ऑफ g ऑफ x की एक सिंपल सी सॉर्टेड सी डेफिनेशन, एक साधारण सी परिभाषा आपको समझ आ रही है? कुछ भी ऐसा नहीं है जो शायद अब आपको नहीं बताया गया, जो शायद अब आपको नहीं पढ़ाया गया। इन केस मान लो मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन आपसे पूछना चाहे, वो कहना चाहे कि ज़रा बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या हम इसकी डेफिनेशन को, ये जो पीस वाइज डेफिनेशन को हमने बनाया है, इसे हम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आई होप आप बना सकते हो। बाय द वे डोमेन और रेंज को लेके तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। -1 से कहाँ तक जाएगी बात? अंडर रूट 2 तक, ये आपकी डोमेन है। और रेंज, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, रेंज थोड़ी सी ट्रिकी होगी, है ना। ये ग्राफ थोड़ा सा घूमेगा, अलग तरीके से बनेगा। कैसे? गौर से देखो, मैं सिंपल सा एक्सप्रेशन देता हूँ। -1 से 1 के बीच x² + 1 कैसे बिहेव करेगा वो निकाल लेते हैं, और 1 से अंडर रूट 2 के बीच ये कैसे बिहेव करेगा वो निकाल लेते हैं। तो ग्राफ भी बना लो और रेंज भी दिख जाएगी, दोनों बातें आपको समझ आ जाएंगी। तो दोनों बातों पर बात करते हैं, गौर से सुनिएगा। हम क्या करने वाले हैं, अब हम ग्राफ और रेंज दोनों को एक साथ वर्कआउट करेंगे। पहले बना लेते हैं x² + 1 को, पर कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1। एनीवे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ध्यान से देखो, मैं x² + 1 की पहले आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। अगर एनीवे बस अगर -1 से 1 अभी कंसिडरेशन बाद में मैं हटा दूं, पहले आप मुझे बताओ x² + 1 कैसा बिहेवियर दिखाएगा। आप सोच के देखो, ये एक पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और आप सोच के देखो ना, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तब ये क्या होगा? 1। आप सुन रहे हो क्या? x की वैल्यू 0 पर ये 1 होगा, और उसके बाद ये हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। मतलब ये टेक्निकली इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा। मतलब x की वैल्यू 0 पर ये जो है, ये अपनी एक मिनिमम वैल्यू 1 अटेन करेगा। बाकी फिर ये, अगर मुझसे कोई पूछना चाह रहा है कि -1 और 1 के बीच में कैसा बिहेवियर रखेगा, तो मैं कह रहा हूँ -1 और 1 दोनों पर ये अपने -1 रख दो या 1 रख दो, जो आपको ठीक लग रहा है रख दो। 1 का स्क्वायर 1 + 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2। तो ये उस केस में अपनी ये मैक्सिमम वैल्यू 2 अटेन करेगा। सर इसका मैक्सिमा तो इन्फिनिटी होगा, आप 2 क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ -1 से 1 के बीच आप इसको देखो ना, -1 से 1 के बीच में ये बस कर्व इतना ही बन रहा होगा। आप समझ पा रहे हो क्या? और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 से 2 तक, क्योंकि मिनिमम 0 पे मिल रहा है, आई होप आप देख पा रहे हो, और मैक्सिमम आपको 2 पर मिल रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है। आप परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट करो, पर मैं कह रहा हूँ स्पष्ट दिख रहा है यार। x² क्या होता है? बस +1 कर दिया, तो जो यहाँ से घूमता था +1 करने से 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ये बात दिख रही है क्या? अच्छा, इसी तरीके से इसकी रेंज में क्या निकाल पा रहा हूँ कि जब x जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक है। उस केस में आपका जो x² + 1 है वो आपका 1 से 2 तक है। आई होप यही बात हमको लिख कर कही गई है। अब 2x² + 1 कैसे बिहेव करेगा? किसके बीच? 1 से अंडर रूट 2 के बीच में। तो कहानी बहुत मुश्किल नहीं है, फिर वही बात है। देखो भाई ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ 2x² + 1 को लेकर भी परेशानी यही है कि ये भी वैसे ही है। मतलब देखो ना, आप x की वैल्यू 0 रखो तो 0 + 1, तो ये भी वहीं से शुरू होगा, बस ये थोड़ा सा स्क्वीज़ हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्क्वीज़ हो जाएगा। मतलब 0 पर ये 1 रहेगा, मैं अभी इसके डोमेन में नहीं देख रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, बहुत जल्दी ये बढ़ने लगेगा, बहुत जल्दी। मतलब x की बहुत जल्दी वैल्यूज़ पर ये बढ़ेगा, क्योंकि x² का भी डबल होकर +1 हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ x² + 1 हो रहा था। आई होप आप फ़र्क समझ पा रहे हो। अब अगर मुझे इसे कहाँ से कहाँ तक देखना है? मुझे इसे देखना है 1 से अंडर रूट 2 तक, तो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं अंडर रूट 2 होगा, मान लो। तो ये 1 पर वैल्यू होगी, अंडर रूट 2 पर वैल्यू होगी, अंडर रूट 2 पर ये वैल्यू होगी, 1 पर ये वैल्यू होगी। तो 1 पर मिनिमम और अंडर रूट 2 पर मैक्सिमम मुझे मिलेगा, है ना। 1 रखा तो कितना? 1 × 2, 2 + 1 कितना? 3, तो मिनिमम इसकी वैल्यू 3 है। अंडर रूट 2 रखा तो 2, 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो ये 3 से 5 तक होगा। यानी कि इसमें जब x जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक है? वो अगर 1 से, गौर से सुनिएगा, x जो है आपका अगर वो 1 से अंडर रूट 2 तक जाता है, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन कौन सा? 2x² + 1 जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? वो आपका 3 से 5 तक जाता है। आप ग्राफ बनाए ना बनाए, बस मैं तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ कि आपके फंक्शन की इनकेस आपसे रेंज पूछी होती तो 1 से 2 और 3 से 5 आप कहते। डोमेन लिखी हुई है, कोई उसमें डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके सामने डोमेन ही है। क्वेश्चन समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक एक करके समझेंगे। देखो, सपोज
एफ एक ए से बी और जी बी से सी में डिफाइंड है। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड मुझे क्वेश्चन लग रहा है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर जब कंपोजिट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया तब हमने एक्सप्लोर की थी। मैं पहली प्रॉपर्टी को देखता हूँ कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं ना। प्रूव करने से मतलब है, मैं सच कहूँ तो मैं आपको ये सिखाना ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ कि मैं आपको ये बात सिखा पाऊँ, ये बात समझा पाऊँ कि ये प्रॉपर्टी ऐसी क्यों है। पहला सिनेरियो ड्रॉ करते हैं। देखो एफ जी दोनों बना लेते हैं और फिर हम बात करते हैं ना। पहले मैं एफ को प्लॉट करता हूँ। तो एफ कैसा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास बेसिकली ये तीन मैंने डोमेन, को डोमेन और अलग अलग फंक्शंस की तीन चीज़ें बनाई हैं जो हमने डिस्कस करते आए हैं, उसी को हमने आगे बढ़ाया है ना। यहाँ पर ये आपका कौन सा मैपिंग है, ये आपका एफ वाला मैपिंग है, ये आपका जी वाला मैपिंग है। बिल्कुल सही बात है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत देता है तो इसका ये वाला पार्ट मैं हटा दे रहा हूँ, है ना। अब सुनिएगा, और ये ऑफकोर्स आपकी कौन सी मैपिंग है, ये आपकी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाली मैपिंग है। कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाली मैपिंग नहीं है, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली मैपिंग होगी ना, क्योंकि आप ये जो है एफ ऑफ एक्स ये आप जी में पास कर रहे हो, तो ये किसकी मैपिंग हुई, ये हुई आपकी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली मैपिंग। बस मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ उसने कैसी मैपिंग मांगी है। प्रूव दैट एफ इज नॉट ऑन, एफ इज ऑन टू, जी इज नॉट ऑन जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ की ही बात करें तो हमारी मैपिंग सही है। अब सुनना, उसने पहले तो बोला इफ, है ना, एफ इज ऑन टू, तो हम एफ को क्या बना लेते हैं, जैसा वो कह रहा है वैसा करते हैं। एफ को ऑन टू बना लेना सर, ठीक है, मैं एफ को ऑन टू बना लेता हूँ। तो एफ को ऑन टू बनाया, तो ऑन टू मतलब क्या, ऑन टू मतलब अगर ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है ना। तो सेट ए में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए, जैसे कि मैंने लिए A1, है ना, A2, A3, और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स लिए, क्या, B1, B2, B3। एक और ले लेता हूँ, लेट्स से क्या है ना, B1, B2, B3 और क्या B4। उसने आपसे क्या बोला, उसने जो बोला वो बताओ। F आपका ऑन टू है, F आपका ऑन टू है मतलब स्पष्ट बात है सर आपकी कि F में जो को डोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। तो सर अगर आप ये A1, A2, A3 की 1-1 मैपिंग भी करो, मैनी वन जो भी करना है करो, तो इस एरिया में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं एक एलिमेंट यहाँ से हटा देता हूँ, मैं हटा रहा हूँ अभी, है ना। तो आप देखो सर आपका ये ऑन टू मैपिंग हो रही है, जैसे A1 B1 के साथ, A2 B2 के साथ और A3 B3 के साथ एसोसिएट हो जा रहा है। तो ये आपकी एक ऑन टू मैपिंग है कि B में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहा। कोई परेशानी, अभी जैसा वो कह रहा है वैसा कर रहे हैं। ये हम 1-1 बनाए मैनी वन, ये हमारी इच्छा है, मैं मैनी वन में भी बता दूंगा आपको, कोई नई बात, विशेष बात नहीं होनी है ना। पर मैं मैपिंग से दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ये गलत है। G इज नॉट 1-1, जो G है आपका वो क्या है, वो 1-1 नहीं है। तो 1-1 नहीं होना मतलब क्या होता है, मैनी वन है। तो G को हम मैनी वन बना लेते हैं। G को हम क्या बनाते हैं, G को हम मैनी वन बनाते हैं। अब G को जब मैंने मैनी वन बनाने गया, जब मैंने G को मैनी वन बनाना चाहा, तो मैनी वन बनाना मतलब B1 और B2 को मैंने उठा के कहीं पुट कर दिया, किसके साथ, C1 के साथ, है ना, और B3 को किसी के साथ एसोसिएट कर दिया, C2 के साथ। कोई परेशानी, अभी तक उसने जैसा जैसा कहा, है ना, उसने कहा G आपका 1-1 नहीं है, तो G को हमने मैनी वन बना दिया, है ना। उसने क्या कहा, आपका जो आपका F है वो ऑन टू है, तो हमने उसे ऑन टू बना दिया, मतलब इन टू नहीं बनाया, मतलब कोई एलिमेंट खाली नहीं छोड़ा। अच्छा, G में कोई एलिमेंट खाली हो सकता था, ये मैनी वन हो सकता था, सारे केस बन सकते थे, बस जो उसने बोला हमने वो इंश्योर किया, बाकी और भी कुछ बन सकता था, वो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है ना। तो क्या, तो वो कहना चाह रहा है ये बताओ आप कि अगर ऐसा होगा तो G ऑफ F जो होगा इट इज़ नॉट 1-1। मैं कहूँ या उससे अच्छा आप मुझे बता दें, ये तो तय है ना सर, G ऑफ F जो होगा आपका वो नॉट 1-1 ही तो होगा। क्यों, इस बात को आप खुद समझो। जब G ऑफ F आपका नॉट 1-1 होगा, ऐसा क्यों होगा, उस बात को आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। ये उन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के एक्सटेंडेड वर्जन है अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो। पहली बात, द मोमेंट इट इज़ नॉट व्हाट, इट इज़ नॉट ऑन टू, मतलब इट इज़ नॉट इन टू, इट इज़ ऑन टू। तो उस केस में अब यहाँ पे कोई स्कोप ही खाली नहीं रहा ना, इसके पास मैनी वन का स्कोप। मैं तो आपके सामने सारे केसेस बना के बता देता हूँ, आप कोई भी केस बताओ जिसमें होगा। देखो अभी तो हमने ऑल लिबर्टी ली थी कि इसे 1-1 बनाया था, अगर मैंने इसे मैनी वन बना दिया होता ना तो डेफिनेटली आपको ये दिखता क्या कि सर, मतलब वैसे अभी भी दिख रहा है, तब तो और ये स्क्वीज हो जाता है। जैसे ये 3 थे, फिर ये जाके और 2 में कन्वर्ज हुए, ये और ऐसे और ज़्यादा स्टीपनेस के साथ कन्वर्ज हो रहा होता, और तब तो आप डेफिनेटली कह रहे होते कि हाँ सर, ये जो आपका G ऑफ F ऑफ X है ये डेफिनेटली 1-1 नहीं है। मतलब वो कंफ्यूज करना चाह रहा है नॉट 1-1, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो मैनी वन है, क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं, 1-1 नहीं है तो मैनी वन, मैनी वन नहीं है तो 1-1, इनटू नहीं है तो ऑन टू, और ऑन टू नहीं है तो इनटू, क्योंकि ये आपके इसी तरीके से चलते हैं। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस बात में क्या बुराई है, ऐसा क्यों नहीं होगा कि आपका G ऑफ X मैनी वन नहीं होगा। आप खुद सोचो ना,
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, आई एम रियली सॉरी, जी ऑफ एक्स तो है ही, मैं कहना चाह रहा हूँ जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है आपका वो मेनी वन होगा ही होगा। मतलब क्यों नहीं होगा, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हो जैसा उसने बनवाया वैसा बनाया। मैं और अलग अलग केसेस बनाता हूँ, जैसे कि हमने क्या किया, देखो मैं और एक और केस जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बताता हूँ। एफ क्या था, ऑन टू था, तो मैं एफ को ऑन टू रखते ही, मैं एफ को ऑन टू रखते हुए ही, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, एफ को ऑन टू रखते हुए अभी हमने क्या बनाया था, वन वन बनाया था। मैं एक काम करता हूँ, मैनी वन बना के आपको बताता हूँ। मैनी वन के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो यहाँ पर A3 है ना, एक A4 और ले लेता हूँ, और ये A4 भी किसके पास गया, मान लो B3 के पास गया। आप सुन रहे हो, देखो हमें एफ को क्या रखना है, ऑन टू। अभी मैंने वन वन रखा था, मैं मैनी वन वाले केस में बता रहा हूँ, अब आप खुद देखना। अगर एफ आपका क्या बन गया, मैनी वन, तो जी क्या नहीं होना चाहिए सर, जी वन वन नहीं होना चाहिए, जी वन वन नहीं होना चाहिए। मतलब जी को कैसा बनाना है, जो आपका जी है वो मैनी वन होना चाहिए। तो देखो सर अभी मैनी वन बन रहा है, तो ऑन टू या इनटू चलेगा क्या, हाँ चलेगा। तो जी को मैं लेट्स से इनटू बनाता हूँ, इनटू बनाता हूँ मतलब इस बार क्या रखता हूँ, इस बार एक C3 एलिमेंट रखता हूँ जो खाली रखता हूँ, जिसकी कोई मैपिंग है ही नहीं, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। अब आप गौर से सुनो, मतलब आप इस बात को ऐसे समझो, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। उसने जब आपसे ये कहा, जब आपसे वो ये कह रहा है कि जो जी है आपका वो वन वन नहीं है, तो जी कैसा है, मैनी वन है। और अगर जिस लम्हा आपको कोई कह दे जी मैनी वन है, तो क्यों नहीं आप कहोगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी मैनी वन है। मैं इसको एक सिंपल से स्टेटमेंट से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में कोई एलिमेंट चुनो, जैसे C1 को लाने में कौन मदद कर रहा है सर, C1 को लाने में आपके A1 और A2 दोनों मदद कर रहे हैं, और ये A1 और A2 दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये गड़बड़ इस रूट कॉस की वजह से हुई है। जब उसने कह दिया था ना कि जी ऑफ एक्स आपका मैनी वन है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो मैनी वन बनेगा ही बनेगा ना, आप समझ पा रहे हो। क्योंकि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है आपका, उसमें एफ ऑफ एक्स ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जो कि इसकी दो अलग अलग वैल्यूज से आई हैं। पर यहाँ पर समस्या ये हो चली है, ये खड़ी हो गई है सर, कि इन दोनों वैल्यूज़ ने आपको सेम वैल्यू की तरफ डायरेक्ट किया है। तो A1 और A2 दो अलग अलग वैल्यूज़, जो B1 और B2 दो अलग अलग वैल्यूज़ को ला रही, पर वो C1 एक सेम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि G ऑफ X की मैनी वन होने की वजह से, और ऑफकोर्स इसके इनटू होने की वजह, इसके ऑन टू होने की वजह से, ये अगर इनटू होता तो मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ होगी, आप सुनना। इसके ऑन टू होने की वजह और जी ऑफ एक्स की मैनी वन होने की वजह से आपका ये फंक्शन कैसा बना, आपका ये फंक्शन आपका मैनी वन फंक्शन बना। कौन सा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक गड़बड़ बताता हूँ कि अगर मान लो एक गलती से भी आप इसको क्या बना देते, ऑन इनटू बना देते, तो सुनना, यहाँ जैसे ये इनटू बनता, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये B2 रहा है ना, जैसे मान लो ये जो B2 की मैपिंग हुई है ना, वो कुछ ऐसी हुई होती, मान लो, ध्यान से सुनना है ना। यहाँ पे मैं इस मैपिंग को हटा रहा हूँ, घबराना मत, बस ध्यान से सुनना। इस मैपिंग को मैं हटा रहा हूँ, A2 की मैपिंग ये हटा रहा हूँ, गौर से सुनना। A2 ने किसी से मैपिंग की है, A2 ने किसी से मैपिंग की है, पर वो मैपिंग किससे की है, लेट्स से किसी एक यहाँ पे B2 से की है। सुन रहे हो आप लोग, आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। और यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है मेरे पास, क्या, B4। अब गड़बड़ समझना है ना। और ये जो A2 ने मैपिंग की है B2 से के साथ, है ना, ऑफकोर्स B2 ने किसके साथ मैपिंग कर ली, लेट्स से B2 ने C3 के साथ मैपिंग कर ली। अब ध्यान से सुनते जाइएगा आप चीज़ों को, और गौर से समझते चले जाइएगा। मैंने क्या कर लिया है, मैंने गड़बड़ ये कर ली है सर कि f ऑफ x जो है आपका, अब वो इनटू है। ऐसा कैसे इनटू हो गया सर, अरे आप देख नहीं रहे हो, f ऑफ x के को डोमेन में एक एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, बशर्ते मैंने उसने जैसा कहा था वैसा इंश्योर किया कि g ऑफ x, मैंने एक कंडीशन वायलेट किया आपको दिखाने के लिए कि देखो कैसे सारा खेल बिगड़ जाएगा। g ऑफ x अभी भी मैनी वन है, देखो दो वैल्यूज़ के लिए सेम वैल्यू निकल के आ रही है, पर इन दो वैल्यूज में से एक वैल्यू की मैंने प्री इमेज हटा दी, मतलब मैंने एफ ऑफ एक्स को क्या कर दिया, इनटू कर दिया, और इनटू करते ही गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे हुई, अब सुनना। अब आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मैनी वन नहीं रहा, क्यों, सुनो। C2 की सिंगल इमेज है, C3 की सिंगल इमेज है, आप सुन रहे हो क्या, C2 और C3 की सिंगल इमेज है। C2 की अगर दो इमेज मुझे दिख रही है, A2 और A4, ये अगर गड़बड़ कर रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए A3 हटा देता हूँ, है ना। बस मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए A3 हटा दे रहा हूँ, है ना, आप सुनना ध्यान से। मतलब A4 है, A3 कुछ भी है, बस ये देखो आप ध्यान से। C2 की सिंगल इमेज है, C3 की सिंगल इमेज है, पर इमेज ज़्यादा प्री इमेज। C1 की तो दो प्री इमेज दिख रही हैं जी में, अगर मैं देखूँ तो, पर इसको और एक्सटेंड करा, अगर मैंने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग एक्सटेंड किया तो बस B1 की ही तो इमेज दिख रही है। तो अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को देखा जाए तो 1 1 ही है सर, देखो ना, C1 B1 और A1। B4 पे आके तो डिसएसोसिएट हो गया ना, मतलब इसका स्कोप था क्या होने का, मैनी वन होने का, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कि ये इनटू हो गया, कौन, एफ ऑफ एक्स।
तो यहाँ पे B4 के लिए कोई इमेज नहीं मिली। पर बिल्कुल अगर गलती से भी मुझे यहाँ क्या मिल रहा होता, जैसे एक A3 मिल रहा होता जो कि B4 से मैप हो रहा होता, तो सारा खेल हो जाता सर। फिर क्या हो जाता, फिर वही बात, अब हमने इसको इनटू होने से बचा लिया, हमने एफ ऑफ एक्स को इनटू होने से बचा लिया, हमने इसको ऑन टू बना दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेजेस हैं, और इसको बना लिया मैनी वन। अब ये ऑन टू है या इनटू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसको जैसे ही मैनी वन और इसको जैसे ही ऑन टू बनाया तो समस्या ये आ खड़ी हुई है सर कि कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मैनी वन एसोसिएशन है, तो दो इमेज मिली, प्री इमेज, और उन दोनों का यहाँ पर मुझे अलग अलग मिलना तय है क्योंकि आपका कैसा है, ऑन टू है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता था, एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता था कि आपका कोई और A5 भी होता और वो भी आपको इस B1 पर ला रहा होता, तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में तो आपके फेवर में और बातें आ जाती। कैसी? कि जब मैंने C1 की प्री इमेज ढूंढनी चाहिए होती तो वो B1 और B4 मिलती GX के लिए, और फिर एफ ऑफ एक्स में और आता मैं B1 और B4 के लिए, तो B1 कहता मेरे पास A1 और A5 है और B4 कहता A3। तो C1 की प्री इमेजेस G ऑफ एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग A1, A4 और A5, सॉरी A1, A3 और A5 इतनी सारी मिलती। और सच कहूँ तो कितनी मिलती, देखो भाई, एक तो A1 मिलती B1 के अकॉर्डिंग, B4 के लिए A3 मिलती और A5, तो ये तीन प्री इमेजेस मिलती G ऑफ एफ ऑफ एक्स में, किसकी, C1 की। तो ये क्लियरली मैनी टू वन फंक्शन है। कि अब आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है कि कंपोजिट फंक्शंस में चीज़ें कैसे होती हैं और उन्हें कैसे सोचा जाता है। कोई डाउट, कोई परेशानी? चलो, अगर ये वाला पार्ट समझ आया, आई होप क्लियर हो रहा है। मैं आपको हर एक केस, हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक संभावना विजुलाइज कर रहा हूँ। मैं मैथमेटिकली प्रूव करने में थोड़ा इंटरेस्टेड कम हूँ क्योंकि आप उल्टा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। उल्टा अगर वो मैपिंग के थ्रू में दिखा पाओ ना, तो आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे कि हाँ देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो नहीं होगा, और ऐसा होगा तो क्यों होगा, और ऐसा ही होने पर ही क्यों होगा, वो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हर एक संभावनाओं को आपके सामने ड्रॉ करके। और उसी तरीके से अब हम इस केस को भी विजुलाइज करेंगे। मैं अगेन फिर से कहता हूँ, इनके प्रूफ आप बेशक समझिए, नहीं संदेह उन्हें समझिए, पर इन प्रॉपर्टीज़ को याद भी रखिए क्योंकि इनसे बहुत सारे रिजल्ट्स डिराइव होते हैं। जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ, प्रूव करना है आपको, इफ f इज नॉट ऑन टू एंड g इज 1 1, देन g ऑफ f इज नॉट ऑन टू। सर ऐसा कुछ तो शायद हमने कहीं देखा है। एक क्विक रिव्यू लेते हैं जो ये बात कहना चाह रहा है, इसका गौर से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। f इज नॉट ऑन टू है ना, आपके पास तीन वही रिलेशन, मतलब तीन सेट्स हैं आपके, a, b और c। इन सेट्स पर करना क्या है वो बताओ सर आप। तो मेरे ख्याल से कुछ नई चीज़ नहीं करना है आपको एक सिंपल सा काम करना है कि वो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वर्कआउट करते चले जाओ सर, है ना। तो आपके पास एक सेट है A, एक सेट है B और एक सेट है C। जी हाँ, यही है। अब क्या हो रहा है सर, देखो भाई, F ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है मतलब इनटू है, और अगर F इनटू है तो क्या, F इनटू है मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट की मैपिंग खाली रहेगी। मतलब अगर यहाँ पर कुछ मैपिंग हो रही है, अच्छा सर ये 1 1 और मैनी वन कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये 1 1 और मैनी वन कुछ भी हो सकता है। मैं दोनों केस बताऊंगा आपको, 1 1 में भी और मैनी वन में भी। तो मान लो ये है आपका A1, ये है आपका A2 और ये है आपका A3, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, B1, B2 और B3। इसने कहा कि आपका जो F है वो कैसा है, वो आपका ऑन टू नहीं है, मतलब वो कैसा है, इनटू है। और अगर वो इनटू है मतलब यहाँ पर आपको एक और एलिमेंट मिल जाएगा B4। बस मैं एक स्टैंडर्ड केस लेकर चल रहा हूँ, आई होप आप समझ आ रहा है। ये इनटू है तो B4 की कोई इमेज मुझे, प्री इमेज नहीं दिखेगी F में। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई नई विशेष मुश्किल बातें मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे। अब एक और बात उसने क्या कही, एक और बात उसने कही सर कि जो G है आपका वो 1 1 है। अच्छा, G 1 1 है, जी हाँ, G जो है आपका वो 1 1 है। अच्छा, F जो है वो मैनी 1 1 1 कुछ भी हो सकता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन G कैसा है, 1 1 है। G आपका 1 1 है। अगर G आपका फंक्शन 1 1 है तो गौर से सुनना, ये G की डोमेन है, और अगर ये G की डोमेन है तो G के डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो मैं कहूँगा पहली बात तो ये 1 1 है सर, 1 1 है मतलब B1 की एक अलग डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी, B2 की एक अलग डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी, B3 की एक अलग डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी, और B4 की एक अलग डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं उस बात से। सवाल ये है, ये मैनी 1 1 1 कुछ भी हो सकता है, पर ये 1 1 है, और ये ऑन टू और इनटू कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसमें इसने जो बात नहीं कही वो भी मान लेता हूँ कि मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट खाली रह गया। 1 1 कहा था ना उसने, ऑन टू इनटू कुछ भी रह सकता है। हम सारी बातों पर बात करेंगे, पर पहले जो वो कह रहा है वो समझते हैं। अब वो कहना चाह रहा है कि अब आपको ये बताना है कि जो G ऑफ F जो है, G ऑफ F ऑफ X है, वो आपका ऑन टू नहीं है, मतलब वो इनटू ही होगा। आपको ये प्रूव करना है। फिर से सुनना,
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका ऑन टू नहीं, ये प्रूव करना है। किन हालातों में? एफ आपका इनटू है, तो मैंने क्या किया, पहले तो एफ को इनटू बना लिया, एक एलिमेंट खाली छोड़ दिया। गौर से सुनना। फिर हमने क्या किया, फिर उसने बोला जो आपका जी है वो 1 1 है। जी का 1 1 होने का मतलब क्या, कि जो जी की डोमेन है उसके हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है, बड़ी ही साधारण सी बात, कि इस केस में अगर ऐसा है तो आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, माइंड यू एवरीवन, मैं और किसी एलिमेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, वो आपका कैसा होगा, वो ऑन टू नहीं होगा, वो इनटू होगा। रिपीट माई स्टेटमेंट, जब आप बनाओगे क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बन रहा है आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो बनेगा ये इनटू ही बनेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बात को गलत कैसे प्रूव करूँगा, मैं इस बात को गलत ऐसे प्रूव करूँगा, मैं इस बात को गलत ऐसे प्रूव करूँगा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन टू नहीं है, मतलब वो क्या है, इनटू है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे ऑन टू बना लेता हूँ और प्रूव करता हूँ कि सर ये ऑन टू हो सकता है क्या। और अगर मेरी किसी भी बात में कॉन्ट्रडिक्शन आया, मतलब मैं गलत हूँ। आप मुझे बस ये बता दो ये C4 क्या है। अगर ये C4 आप मुझे बता दोगे तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। सुनो ध्यान से, कहने को कोई भी शख्स कहेगा कि जी ऑफ एक्स तो एक ऑन टू फंक्शन है। हाँ है सर, तो क्या? तो मेरा कहना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है। अगर आपको लग रहा है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन टू फंक्शन है तो शायद आप गड़बड़ी कर रहे हो। आप समझो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को देखना है कि वो इनटू है ऑन टू, तो मुझे कौन हेल्प करेगा, उसकी डोमेन। मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की डोमेन के पास गया, तो वो क्या है डोमेन उसकी, ए। मैंने ए से पूछा कि आपके पास कितने एलिमेंट्स, A1 A2 A3। तो मैंने पूछा A1 की इमेज क्या है, तो A1 कहेगा मेरी जो इमेज है सर वो C1 है। बहुत बढ़िया। मैंने पूछा A2 से कि आपकी इमेज क्या है, तो उसने कहा मेरी इमेज C2 है। अच्छी बात है। मैंने पूछा A3 से कि आपकी इमेज क्या है, तो उसने कहा मेरी इमेज C3 है। तो C4 क्या है, मतलब C4 टेक्निकली, मैं जी ऑफ एक्स के परस्पेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ, C4 की प्री इमेज B4 है जी ऑफ एक्स के लिए। लेकिन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए क्या C4 की कोई प्री इमेज है? आई होप आप देख पा रहे हो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर मैं मैपिंग दिखाऊं, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो A1 C1 A2 C2 A3 C3 C4 खाली है साहब। C4 खाली है, मतलब ये एक इनटू फंक्शन है। मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसने जो सब कहा उस बात को एक्सप्लोर करते हुए। एफ आपका इनटू होना चाहिए सर, एफ आपका इनटू होना चाहिए, तो मैं एफ को, अच्छा इनटू होना चाहिए, आपने अभी F11 बनाया था, मैं मैनी 1 बनाता हूँ। मैं एक A4 लेता हूँ, है ना, मैं क्या करता हूँ A4 ले लेता हूँ। इस A4 की मैपिंग भी मैं B3 से कर देता हूँ। बिल्कुल कर दो सर, क्योंकि अब मैं मैनी 1 बना के आपको चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। दूसरी बात, एफ आपको इनटू बनाना है तो एक एलिमेंट कम से कम खाली रख लेना जो कि रेंज में ना हो, क्योंकि कोडोमेन रेंज से बड़ी हो तभी आपका एफ इनटू होगा। दूसरी बात, जी को तो 1 1 रखना है। अब जी को 1 1 रखना है तो जी के डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेजेस होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। पता है 1 1 रखने से क्या परेशानी हुई, गलती से अगर वो ये करवा देता कि इसे 1 1 नहीं रखवाता, तो मैं क्या करता पता है, मैं उसकी बात को गलत साबित करने के लिए B4 को C3 के पास भेज देता और फिर मैं कह देता कि देखो मुझे C4 की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये ऑन टू या इनटू होता तो आप कहते ही अब ऑन टू है। अब ऑन टू क्यों है समझना, ऑन टू इसलिए हो जाता क्योंकि गड़बड़ समझो, ऑन टू इसलिए हो जाता कि मैपिंग देखो A1 B1 C1, मतलब मैं C1 से पूछूंगा तो वो कहेगा A1, C2 से कहूंगा तो A2 और C3 से कहूंगा तो वो कहेगा A3 A4, क्योंकि C3 की प्री इमेज क्या है B3, B4 को मत देखो अभी, और B3 के लिए कौन है A3 A4। तो ये क्लियरली ऑन टू है क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स की G ऑफ F ऑफ X में प्री इमेज मिल गई, तो ऑन टू ही है ये। पर गड़बड़ क्या थी, उसने कहा था जी ऑफ एक्स आप 1 1 रखना, और अगर मुझे जी ऑफ एक्स 1 1 रखना है तो सर ये मेनी 1 हटा के आपको उसको 1 1 बनाना पड़ेगा। और जैसे ही 1 1 बनाया तो इसके इनटू में जो ये एलिमेंट खाली था ना, इसके इनटू में जो एलिमेंट खाली था, इनटू होने से इसके पास कोई प्री इमेज थी नहीं, और अगर ये 1 1 है तो इसकी कोई ना कोई एक इमेज होगी। तो एक मिनिमम लिंक तो ऐसा मिलेगा जो यहां पर एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट जिसकी मुझे प्री इमेज यहां नहीं मिल रही होगी, जिस वजह से जी ऑफ एक्स ऑन टू हो नहीं हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू होगा। कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा मिलेगा। क्या आप पॉइंट समझ पाए? आई होप तीनों बातें क्लियर हैं, जो दोनों स्टेटमेंट दोनों बातें हमने पढ़ी और एक अच्छे से मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आ रही है। असाइनमेंट क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है वो, ये एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे ये आपका GIF है, तो आपको f ऑफ माइनस 2.3 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आपको ये ढूंढना है कि माइनस 2.3 होगा कहाँ। तो उसके लिए मेरा सजेशन है आप f ऑफ x बना लेना।
आपको दिख जाएगा। आप ऐसे ही बस ये मत कह देना कि सर x की वैल्यू -2.3 यहाँ कहीं होगी और ये रख दो, इतना आसान होता तो साहब बात ही खत्म हो जाती। आपसे f ऑफ x में नहीं पूछा है, वो f ऑफ x में पूछ रहा है, तो पहले तो f ऑफ x बनाना, जो हमने पीस वाइज डेफिनेशन बनानी सीखी है, और फिर वैल्यूज़ रख के निकालना। आपको चीज़ें दिखेंगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। आई होप आपको मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है। यानी अगर एक बेसिक्स आइडिया में देना चाहूँ तो f ऑफ x के लिए आप क्या करोगे, ये बनेगा 1 प्लस, है ना, f ऑफ x, यानी ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ f ऑफ x। सुन रहे हो आप लोग? फिर ये क्या बनेगा, ये कब है सर, जब आपका f ऑफ x क्या है, जब आपका f ऑफ x लेस देन -1 है। सिमिलरली ये क्या बनेगा, ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x, है ना। और ये कब बनेगा, जब आपका f ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसमें एक और अभी करेक्शन होगा, क्या, अब आप f ऑफ x की दोनों डेफिनेशंस दोबारा रखोगे। f ऑफ x की ये और ये डेफिनेशंस यहाँ आएंगी इस x की कंडीशन के साथ, f ऑफ x की दोनों डेफिनेशंस यहाँ आएंगी x की इन दोनों कंडीशंस के साथ। तो वो 4 परिभाषाएं, फिर उनका इंटरसेक्शन, इनका सिंप्लीफिकेशन, और फिर जिस जोन में वो 2.3 -2.3 लाई कर रहा होगा, उस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आप x की वैल्यू -2.3 रखना और देखना कि क्या वैल्यू आती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है और आपके बहुत सारे एजम्पशंस और आपकी चीज़ें क्लियर कर देगा अगर आप चीज़ें ठीक से फॉलो करें तो मेरा सजेशन है, एक शुरुआती हिंट ज़रूर दी है, आंसर आपके सामने है, ज़रा बीच की स्टेप्स फॉलो करके आंसर लाइएगा। आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन। कंपोजिट फंक्शन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है वो कह रहा है लेट f ऑफ x, है ना, एक फंक्शन है अल्फा x अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 नहीं हो सकता, स्वाभाविक है। तो व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की किन वैल्यूज के लिए f ऑफ x x के इक्वल होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, इन्वर्स फंक्शन का भी एक तरीका होता है। अभी चूंकि हमने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा नहीं है तो अभी आपको उसको उस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, पर आप कोशिश करना f ऑफ x निकालने की और उसको x के इक्वल रख देना। आपको सिर्फ निकालना है f ऑफ x और उसको x के इक्वल रखना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको निकल कर आएगा कि अल्फा की वैल्यू -1 होगी। आप ट्राई करिएगा, आप कर लेंगे। आज का सेकेंड असाइनमेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है f एक फंक्शन है 0 से 2 में जो डिफाइंड है, तो प्रूव करना है कि जो g ऑफ x फंक्शन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन g ऑफ x इज f ऑफ 9 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1। सर ये तो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब बातें हैं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं दिया है और सब कुछ पूछ लिया है। यार अदर कितनी सारी बातें, कुछ तो भी किसी भी तरीके से पूछता चला जा रहा है। मेरा कहना है ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दिया है, काफ़ी कुछ दिया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर से सुनो। f ऑफ x एक फंक्शन है जो कि 0 से 2 में डिफाइंड है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब कोई कहता है f ऑफ x जिसका डोमेन है 0 से 2, तो वो यही तो कहना चाह रहा है कि x कहाँ से कहाँ तक है, x आपका 0 से 2 तक है। तो उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो क्या इससे मैं इस तक आ सकता हूँ, क्या मैं इससे इस तक आ सकता हूँ। आप कोशिश करिएगा, अगर आप यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ तक और यहाँ तक भी आ जाएंगे, मेरा यकीन करिए। आराम से थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है और एक नया पर्सपेक्टिव आपको देगा फंक्शंस के डोमेन और रेंज बेस्ड क्वेश्चंस पर, और एक अच्छी क्लैरिटी देगा आपको काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, और स्पेसिफिकली उन बातों को लेकर जो हमने पढ़ी हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शंस और ये सब कुछ, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप ट्राई करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, लेट f ऑफ x इज 10x एंड g ऑफ f ऑफ x इज दिस, जो कि f ऑफ x माइनस पाई बाई 4 के इक्वल है ना। f(x) और g ऑफ x आपके रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, तो आपको प्रूव करना है कि f ऑफ g ऑफ x आपका ये होगा। आई थिंक आप सारी चीज़ें जानते हैं जो जो यहाँ अप्लाई करनी है। एक बार ट्राई करिए, हर एक चीज़ जो यहाँ होनी है, लगनी है या करनी है, हमने सीखी है कहीं ना कहीं, तो एक बार आप ट्राई करेंगे, बात बन जाएगी। क्या करना है, f ऑफ g ऑफ x आपको प्रूव करना है। आपको g ऑफ f ऑफ x कुछ दिया है और f ऑफ x भी कुछ दिया है, बस इस डेफिनेशन से चीज़ें निकालिएगा, कहीं नहीं जा रहा है क्वेश्चन। हमने किया है ऐसा क्वेश्चन, अब याद करो, कुछ आपको दिमाग में आएंगी चीज़ें और आप कर लेंगे, है ना। अगला असाइनमेंट क्वेश्चन, ये कुछ लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है वो, f ऑफ x और g ऑफ x दे रहा है और g ऑफ f ऑफ x पूछ रहा है। सर ऐसी चीज़ें तो हमने की है, तो मेरा मानना है ये तो सिंपल क्वेश्चंस में से, पर बेशक सिंपल होगा लेकिन लेंदी होगा, और इसमें हर एक बारीकी को बहुत केयरफुली खेलना है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ लग रही होती हैं। तो आई होप आप ये बातें जानते हो कि चीज़ों को इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे सोचा जाता है। आई होप आपको आज के सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस क्लियर हैं कि चीज़ों को कैसे करना है और क्या करना है और आंसर्स लाने हैं। क्लियर है भाई? आई होप आप जानते हो हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, अगर आप भूले नहीं हैं तो, है ना। और एक बहुत थरो, स्पेसिफिक और डिटेल्ड तैयारी है ये मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट की।
सर डिटेल्ड तैयारी से आपका क्या मतलब है? मतलब इतनी स्पेसिफिक तैयारी आपको क्यों लगती है ये है? मेरा मानना है हमने इसे बहुत मेटिकुलसली प्लान और डिज़ाइन किया है। हमने आपके पूरे सिलेबस को 5 चंक्स में बांटा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। जहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, आपके सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को कवर किया। यहाँ पर अब हम रिलेशंस एंड फंक्शंस, limit, continuity, differentiability, differentiation, application of derivatives, indefinite integration, definite integration, आपका area under the curve, differential equations, ये सब कुछ कवर करेंगे। वेक्टर्स इन 3D आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर एक अच्छा डिस्कशन हम करेंगे। और उसके बाद एल्जेब्रा पर आएंगे जहां आपके क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे हर एक सिंगल टॉपिक को हम कवर करेंगे। एंड देन विल मूव ऑन टू व्हाट, आपके ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आपके इक्वेशंस, इसके साथ फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर हम कहाँ आएंगे? फिर हम होंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से पूरा सिलेबस, कुछ चैप्टर्स मैंने मिस भी किए हूँ, तो हर एक चैप्टर जो ये प्रिस्क्राइब करता है उसे एक डिटेल्ड मैनर में स्टडी कर रहे हैं। डिटेल्ड मतलब सारे चैप्टर तो उठाए, उनके सारे कंसेप्ट समझे। आप देख ही रहे हैं कैसे कंसेप्ट कर लेने के बाद उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करना, फिर आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देना, फिर जब सारे कंसेप्ट्स उस चैप्टर के हो जाएं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, ताकि हर एक कंसेप्ट का एक रिवीजन और उसे रिकलेक्ट हम कर पाएँ। और हर वेराइटी के क्वेश्चन जो ये दोनों एग्जाम्स आपसे पूछती हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, या लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो, हर एक कैटेगरी वेराइटी को केटर करना और उसको समझना कि उस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल या अटेम्प्ट किया जाता है। और फिर इतना ही नहीं, आपको ये यकीन, ये ट्रस्ट दिलाना कि बिल्कुल अब आप JEE एडवांस के लिए उस चैप्टर को लेकर तैयार हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो हम JEE एडवांस से उस चैप्टर से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, बस ये यकीन दिलाने के लिए। और ऑफ कोर्स आप में एबिलिटी, दक्षता, फोकस, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए, इंथ्यूज करने के लिए कि हाँ अब आप एबल हैं, अब आप लायक हैं, अब आप सक्षम हैं, अब आप योग्य हैं। मैं IIT JEE मेंस की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उसके भी बियॉन्ड आपको JEE एडवांस लेवल की ही बात करके दे रहा हूँ कि बिल्कुल आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अगर आपने बहुत स्ट्रैटेजिक, सिस्टमैटिक एक तैयारी, एक डेफिनेट, एक प्रॉपर तैयारी की है। तो विद दैट मेरा मानना है आप ये सारी बातों के साथ सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात जानते हो कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।